Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. In this video, we are going to solve 10 problems of linear algebra that are very conceptual and very helpful for your preparation. If you are new to our channel, please subscribe. Your one subscribe really motivates me to continue this series. So, start करते हैं. So, start करने से पहले हम क्या करेंगे ना, हर एक क्वेश्चन के बाद वीडियो को आप लोग पॉज कर देना. मैं टाइम दूंगा और उस टाइम पीरियड में उसको सॉल्व करने का कोशिश करना. देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है. दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम. इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग 3 मिनट्स लो. ठीक है, 3 मिनट्स में इसको सॉल्व करो. होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या है कि लेट ए बी ए फिक्स्ड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and B be a square matrix of order n. Consider two matrices P and Q. कुछ एक स्पेशल टाइप का डायगोनल यहाँ पे ब्लॉक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है P और Q से. अब बोल रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है. यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक रिजल्ट को यूज करेंगे. रिजल्ट क्या है इसको लिख लेते हैं एक बार. रिजल्ट है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A and B of order n, if we define P equal to 0 0 B BA and Q equal to AB 0 B 0, then P is similar to Q. ओके, ये रिजल्ट है. ये क्या होगा, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए ए बी के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, ये सिमिलर होगा. ये कैसे सिमिलर होता है उसको हम देखेंगे बाद में. अब ऑप्शन में आते हैं. ऑप्शन में यहाँ पहले तो ये सिमिलर है. सिमिलर मतलब क्या होता है कि जो P और Q मैट्रिक्स का जो हर एक प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी सेम होता है. मतलब जो डेक टर्म होगा वो सेम होगा. अगर P सिमिलर टू Q है, इसका मतलब जो डेक टर्म है वो सेम है. डेक टर्म मीन्स डिटर्मिनेंट, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, रैंक, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सारे सेम होगा. अब ऑप्शन में क्या है, बोल रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ P इज ऑलवेज सेम एज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ Q. तो सही बोल रहा है. ठीक है, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल बी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन बी में बोल रहा है कि नीड नॉट बी सेम, सो ये गलत है. ऑप्शन सी में बोल रहा है कि रैंक ऑफ P इज ऑलवेज सेम एज रैंक ऑफ Q फॉर ऑल बी, तो ये भी करेक्ट है. ओके, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि रैंक ऑफ P नीड नॉट बी सेम एज रैंक ऑफ Q, तो ये गलत है. यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी. अब इसका जो ये जो रिजल्ट हमने लिखा है उसको एक बार देख लेते हैं कि कैसे सिमिलर होता है. प्रूफ. हम क्या करते हैं ना, एक मैट्रिक्स चूज करते हैं IN A 0 IN. उसके साथ इस मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहां से आएगा ये 0 ए बी आएगा. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा. यहां से आएगा B 0. ओके, और अगर मैं उसको लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 0 0 B 0 को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ये 0 आ जाएगा. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 आएगा. ठीक है, ये आ जाएगा B
ये आ जाएगा ए बी। सो अब देख रहे हो ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली क्या है, ये पी है, राइट, और ये क्या है, क्यू है। अब मैं क्या करता हूं ना, ये इसको एक नाम देता हूं, इसको ये दो है। अब यहां पे ये जो फ्रॉम वन, ये जो इक्वेशन वन है, यहां से मैं क्या करता हूं, आई एन, ये जो मैट्रिक्स है आई एन ए जीरो आई एन, इसको अगर मैं, ये तो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसके इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं इसके इन्वर्स से, सो मेरे पास आएगा 0 0 बी 0, इसका इन्वर्स ये आ जाएगा ए बी 0 बी 0, राइट। अब ये जो 0 0 बी 0 इसका जो वैल्यू आया उसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, तो हमारे पास क्या है आएगा वो देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास आएगा फ्रॉम 2 आएगा आई एन ए 0 आई एन, इसका इनवर्स ए बी 0 बी 0, और ये आई एन ए 0 आई एन। सो इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये राइट 0 0 बी ए बी। सो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये मैट्रिक्स क्या है, पी मैट्रिक्स है। तो मैं इसको अगर एम नाम देता हूं तो एम इनवर्स ये पी है, पी एम इक्वल टू, ये क्यू है ना, ये क्यू है, सो क्यू एम इक्वल टू आ रहा है पी। सो इसका मतलब क्या है कि जो पी होगा वो सिमिलर टू क्यू होगा। यही तो डेफिनेशन है ना सिमिलरिटी का, कि सिमिलरिटी मतलब होता है कि कोई एक मैट्रिक्स ए अगर सिमिलर टू बी है, इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी, जहां पे ये इन्वर्टिबल है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉन जीरो, राइट, सच दैट मैं ए को ऐसे लिख सकता हूं कि जो पी इनवर्स बी पी, राइट। सो यही लिखा है। तो यहाँ पे पी जो है, यहाँ पे जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है हमारे पास वो एम है, तो यहाँ पे एक एम एग्जिस्ट कर गया जिसके लिए मैं पी को इस तरह से लिख सकता हूं। तो यहाँ पे पी सिमिलर टू क्यू हो गया, राइट, यही हमको प्रूव करना था। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। सो इस प्रॉब्लम को करने के लिए ना हम बाद में इस प्रॉब्लम को करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग 3 मिनट लो। सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट में क्या है, बोल रहे लेट ए बी बिलोंग्स टू एम एन सी सच दैट ए बी माइनस बी ए इक्वल टू बी। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 स्ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू 0। स्टेटमेंट 2 में है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर 0। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो यहां पे b हमारे पास क्या है, ए बी माइनस बी ए। अब इसमें क्या करोगे आप, ट्रेस लगा दोगे, राइट। सो ट्रेस ऑफ b इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। सो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए होता है, ये आप लोगों को पता है सब। सो जो ट्रेस ऑफ बी है वो 0 आ गया। सो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज नॉट ट्रू, सो ये गलत है। ऑप्शन डी में बोल रहा है स्टेटमेंट 1 इज बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट 2 में आता है। स्टेटमेंट में 2 में बोल रहा है कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर 0। सो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक रिजल्ट देखेंगे।
सो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि इफ ट्रेस ऑफ b टू द पावर k इक्वल टू 0 फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, where b is any square matrix of order n, then b is nilpotent. सो अगर बाय दिस रिजल्ट b जो है वो नीलपोटेंट होगा, ठीक है। b अगर नीलपोटेंट है, अगर मैं इस रिजल्ट को यूज करूं तो b क्या है यहाँ पे, b टू द पावर k इक्वल टू 0। तो पहले तो हमको ये b टू द पावर k जो है वो 0 है, इसको दिखाना होगा। ट्रेस ऑफ b टू द पावर k इक्वल टू 0 इसको दिखाना होगा। अगर मैं इसको प्रूव कर दिया तो मेरे पास d जो होगा वो नीलपोटेंट होगा। b अगर नीलपोटेंट है तो उसका सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाएगा। दैट्स w। ओके, सो यहां पे b क्या है हमारे पास, b इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। सो पहले तो इसका जो ट्रेस है हमारे पास ये कितना आया, 0 आया। तो k इक्वल टू 1 के लिए, फॉर k इक्वल टू 1 के लिए ये तो करेक्ट है। अब k इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। अब ये जो इसको मैं 1 नाम देता हूं, इसमें मैं b से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो b स्क्वायर इक्वल टू आएगा बी ए बी माइनस बी स्क्वायर ए। अब फिर से ट्रेस लगा देता हूं। सो ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा ट्रेस ऑफ बी ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए। अब यहां पे इसको आप p मान लो और इसको q मान लो। सो ट्रेस ऑफ पी क्यू इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ क्यू पी, मतलब ट्रेस ऑफ बी ए बी इसका ट्रेस इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ बी बी ए। ओके, so what does this imply? This imply that this trace is nothing but b square a. so आप यहां पे क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू बेसिकली ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है, और ये क्या है, ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर ए। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 0। सो ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर भी 0 हो गया। इसी तरह से आप k इक्वल टू 3 के लिए चेक करना, वो भी 0 आ जाएगा। सो ट्रेस ऑफ बी क्यू जो है वो भी 0 आएगा। सो नाउ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, principle of mathematical induction, we can say that trace of b to the power k equal to 0 for all k basically belongs to natural number। इसका मतलब है बाय दिस रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट 1, ये जो रिजल्ट है यहां से हम बोल सकते हैं जो बी मैट्रिक्स होगा वो नीलपोटेंट होगा। बी अगर नीलपोटेंट है तो हमें पता है कि उसका सारे आइगन वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो आइगन वैल्यू ऑफ बी आर 0। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर, ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू स्टेटमेंट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, सो मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो इसको करने के लिए आप 3 मिनट्स लो, ठीक है, 3.5 ले लो। ओके,
So hope you try this problem. Now let's see the solution. So question में देख के रखा है, let T maps R3 to R3 be a linear transformation satisfying TQ minus 3T square equal to minus 2I, where I is nothing but identity transformation. Then which of the following statements are true? Okay, so यहाँ पे ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि R3 must admit a basis B1 such that the matrix of T with respect to B1 is symmetric. R3 must admit a basis B2 such that the matrix of T with respect to B2 is upper triangular. ये अपर ट्राइंगुलर ना बहुत मतलब प्रॉब्लम करता है, कभी कभी मतलब कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर में. सो अपर ट्राइंगुलर बेसिकली क्या है ना, अपर में नॉन जीरो, मतलब ये अपर में यहाँ पे कुछ नॉन जीरो टर्म आएगा और नीचे जीरो आएगा. ठीक है, ये है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. ऑप्शन सी में है R3 मस्ट कॉन्टेन ए नॉन जीरो वेक्टर भी सच दैट टी भी इक्वल टू भी. बेसिकली इसका मतलब बोलने का मतलब है कि 1 जो है वो आइगन वैल्यू है, राइट. ऑप्शन डी में है कि R3 मस्ट कॉन्टेन टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स V1 एंड V2 सच दैट T ऑफ V1 इक्वल टू V1 एंड T ऑफ V2 इक्वल टू V2. सो यहाँ पे ये जो अब सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है ना, ये जो ये बेसिकली क्या है, ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, राइट. सो यहाँ से मैं एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा. सो हमारे पास जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. अब इसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ थोड़ा. सो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2. सो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू अगर 1 रखूंगा मैं तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा, मतलब x माइनस 1 आएगा एक फैक्टर, और एक्स स्क्वायर कर दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 इक्वल टू 0. इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0. सो अब देख रहे हो ये जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल हमारे पास है, यहां से मैं मिनिमल पॉलिनोमियल लिख सकता हूं. सो क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को क्या करता है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है. तो मेरे पास जो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल आएगा mtx, उसका पॉसिबिलिटी क्या है. सो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल जो मिनिमल पॉलिनोमियल है, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है x माइनस 1, या हो सकता है x माइनस रूट 2 हो, या हो सकता है x प्लस रूट 2, राइट. और हो सकता है कि x माइनस 1 के साथ x माइनस रूट 2 आ जाए, या बहुत सारे पॉसिबिलिटी है. बट एक चीज तो क्लियर है कि जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा वो लीनियर फैक्टर में आएगा, और वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आएगा. सो हमारे पास जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में है. इसका मतलब मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा. ओके, और अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है मेरे पास, सो यहां से हमारे पास आ गया कि जो T है, T इज डायगोनलाइजेबल. अगर T डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए बेसिस बीटा सच दैट T is a diagonal matrix. So there exists a matrix beta such that T beta is D, where D is diagonal matrix, right? So अब ऑप्शन में आते हैं. ऑप्शन में है कि R3 must admits a basis V1 such that the matrix of T with respect to V1 is symmetric. तो मेरे पास जो T मैट्रिक्स आ रहा है
अब चार्ज खत्म हो गया, क्या ही जिंदगी है। सो ये जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। सो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी है, सो ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। ऑप्शन सी में है कि R3 मस्ट कॉन्टेन ए नॉन जीरो वेक्टर भी सच दैट टी भी इक्वल टू भी। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ओके इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो एक आइगेन वैल्यू है। लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो एक आइगेन वैल्यू है। बट अगर मैं जो मेरे पास पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें, ये जो हमारे पास पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, नहीं तो ये ब्लैक देखते देखते जिंदगी में ब्लैक हो जाएगा। राइट, सो इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूं। सो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है, अगर मैं ऐसा लेता हूं कि x माइनस रूट टू, इसको मैं मिनिमल पॉलिनोमियल चूज करता हूं। मेरा मर्जी, पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है। अगर x माइनस रूट टू अगर मिनिमल पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, मतलब मेरे पास जो टी मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पे इसका ऑर्डर दिया है क्या, कुछ ऑर्डर R3 है। सो रूट थ्री रूट टू रूट टू रूट टू, मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा। एक बीटा मिल जाएगा मुझे, राइट। बट ये जो मैट्रिक्स टी है इसका वन आइगन वैल्यू नहीं है, राइट। इसके पास जो आइगन वैल्यू है वो रूट टू है। सो वन जो आइगन वैल्यू होगा मास्ट, ये तो गलत स्टेटमेंट है कि एक आइगन वैल्यू मास्ट है, राइट। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन 4 में, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि R3 मस्ट कंटेन टू लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स v1 v2 such that t of v1 equal to v1 and t of v2 equal to v2। इसका मतलब क्या है कि वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमको दो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर जरूर मिलेगा। भाई इसमें तो लैम्डा इक्वल टू 1 जो है वो वन आइगन वैल्यू होगा, इसका ही तो गारंटी नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग उसका आइगन वेक्टर आएगा, राइट, वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। पहले तो वन लैम्डा इक्वल टू जो वन है, मतलब वन आइगन वैल्यू हो, इसका तो गारंटी दे दे, राइट। उसका ही गारंटी नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि इसके पास दो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होगा करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1। सो ऑप्शन डी भी गलत है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो होगा ए और बी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, यू नो। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम लोगे, 4 मिनट ले लो, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके इसका जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई कोशिश करो सॉल्व करने का। So hope you try this problem. Now let's see the solution. So यहाँ पे क्या है कि for k belongs to n, let t नॉट t1 t2 tk, ये सब बेसिकली ये नोट्स है जो हम इंटीग्रेशन, जो रीमन इंटीग्रेशन है वहाँ पे पढ़े हैं, तो ये नोट्स है, ठीक है। मतलब जो 0-1 इंटरवल है ना, इसको बेसिकली ये जो 0-1 इंटरवल है इसको ही तोड़ रहा है। यहाँ पे टी नॉट, यहाँ पे ये 0 जो है टी नॉट है, ये t1 है मेरे पास, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये जो लास्ट वाला इंटरवल का पॉइंट है वो tk+1 है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए फंक्शन एफ मैप्स 0,1 to r is said to be piecewise linear with nodes t1 t2 tk tk if for each j equal to 1 to k+1।
there exists aj belongs to R, bj belongs to R, such that ft equal to aj plus bjt for t is tj minus 1 less than t less than tj. Let V be the real vector space of all real valued continuous piecewise linear function on 0 1 with notes this, then the dimension of V equals. पहली बात तो ना ये इस क्वेश्चन को समझना एक टास्क है, ठीक है, उसके बाद तो उसका सॉल्यूशन आएगा. सो क्वेश्चन में दे के रखे उसको अच्छे से समझते, पहले फिर से एक बार उसको रीड करते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो ये है कि ये जो मेरे पास एफ टी दिया है, यहाँ पे एफ टी जो है यहाँ पे क्या है, जो भी है, भी जो है वो है रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन on 0 1. So basically V contain all the functions ft where f is defined aj plus bjt and f is piecewise continuous on 0 1. ओके, ये हमारे पास V है. अब क्वेश्चन में है कि ये जो भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है इसका डायमेंशन बताओ. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एट लीस्ट. नाउ हम पहले ये जो फंक्शन है ना उसको एक बार देखते हैं. वो फंक्शन बेसिकली क्या है. अगर मैं फंक्शन को लिखूं तो यहाँ पे कैसे आएगा, एफ टी इक्वल टू a1 प्लस b1t. अगर j को हम 0 पुट कर दे, ठीक है, j को 1, तो आएगा t नॉट लेस देन t लेस देन t1. अब j को 2 पुट कर देते हैं तो a2 प्लस b2t और t1 लेस देन t लेस देन t2. इसी तरह से a3 प्लस b3t, t2 लेस देन t लेस देन t3 और a4 प्लस b4t, t3 लेस देन t लेस देन t4. ओके, तो सो ये आ गया. अब इसको थोड़ा सा वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है उसको भी लिख लेते हैं, राइट. सो ये बेसिकली क्या है कि a1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं. सो यहाँ पे ये जो हमारे पास t नॉट, हमारे पास कितना था, t नॉट हमारे पास था 0. सो ये 0 है. t1 कितना था हमारे पास, t1 ये था. सो ये हमारे पास t1 है. सो t1 है 1/4, ये नोट यहाँ पे गिवन है. t2 जो है 1/2, t3 3/4 और t4 यहाँ पे 1 आएगा. ओके, ये लास्ट वाला. सो यहाँ पे t1 कितना है इसको लिख लेते हैं, ठीक है. सो t1 है हमारे पास 1/4. सो बेसिकली मैं सारे वैल्यू को एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा के. 1/4 लेस देन 1/2, 1/2 लेस देन 3/4, 3/4 लेस देन 1. तो हमारे पास एफ टी आ गया. अब यहाँ पे एफ फंक्शन जो है वो पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. यही बोला है ना, कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन. सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूअस पीसवाइज लीनियर फंक्शन, मतलब मेरे पास जो एफ होगा वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और पीसवाइज लीनियर. तो बेसिकली यहाँ पे पीसवाइज कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है और पीसवाइज लीनियर है, ठीक है. सो यहाँ पे फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या है कि उसका जो टर्मिनल पॉइंट होगा उसमें फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, राइट. मतलब ये जो 1/4 पॉइंट है उसमें इसका वैल्यू लेफ्ट लिमिट जो है और यहाँ पे जो राइट लिमिट होगा वो इक्वल होगा. सो a1 प्लस
B1 1/4। सो यहाँ पे एक चीज मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे T है, राइट? हाँ ठीक है। सो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे T का जो वैल्यू होगा, हमारे पास क्या है, लेफ्ट लिमिट ऐसे लिखते हैं ना कि T टेंड्स टू जब 1/4 होगा माइनस FT, इसका जो वैल्यू है कॉन्टिन्यूस के लिए इसका वैल्यू, और T टेंड्स टू 1/4 प्लस FT, ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। और ये इंप्लाई करेगा A1 प्लस 1/4 B1 इज इक्वल टू A2 प्लस, ये T का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/4 B2। सेम तरीके से ये 1/2 में भी दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। सो A2 प्लस 1/2 B2 इक्वल टू आएगा A3 प्लस 1/2 B3। सिमिलरली A3 प्लस 3/4 B3 इक्वल टू A3 प्लस A4 प्लस 3/4 P4। सो यहाँ पे ये जो टर्मिनल पॉइंट में लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल कर दिया, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास जो ये जो इक्वेशन बना, तो हमारे पास जो ए जो भी है वो सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है, ओके, जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अगर इक्वल है, इसका मतलब A1 इक्वल टू होगा A2 और B1 इक्वल टू होगा B2, राइट? यहां से इसी तरह से आप बोलोगे A2 और A3 इक्वल होगा, A2 इक्वल टू होगा A3 और B2 इक्वल टू होगा B3, राइट? बट ये गलत है ना। यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये तो कांस्टेंट वेरिएबल है। अगर ऐसा होता कि मतलब ये एक कॉमन मिस्टेक है, तो उसको मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। अगर ऐसा होता कि A1 प्लस T B1 इक्वल टू A2 प्लस T B2, अगर ऐसा होता फॉर ऑल T, यहाँ पे अगर वेरिएबल होता तब मैं कह सकता था कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये और ये इक्वल है। सो बट यहाँ पे नहीं कह पाएंगे, तो ये गलत है। सो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गया बेसिकली। अब ये जो 3 इक्वेशन है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। इसको कैसे चेक करोगे आप? उसका मैट्रिक्स बना लो, A1 प्लस A1 माइनस A2 1/4 B1 माइनस 1/4 B2 इक्वल टू 0। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 3x8 का मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे A1 1, A2 माइनस 1, A3 0, A4 0, B1 1/4, B2 होगा माइनस 1/4, B3 0, B4 0। इसी तरह से आप इसको भी लोगे और ये जो इक्वेशन 3 है उसको भी लोगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स जो होगा ये ऐसे 1 और यहाँ पे कुछ 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1। तो ये मैट्रिक्स जो होगा उसका रैंक 3 आएगा, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। अब इसका मतलब है कि जो मेरे पास भी वेक्टर स्पेस है वो बेसिकली सेट ऑफ ऑल द फंक्शन ft, जहां पे ft इस तरह से डिफाइंड है aj प्लस bjt ऑन 0,1, where ft satisfy डबल स्टार। डबल स्टार क्या है? ये जो इक्वेशन है 3 इक्वेशन, इसको मैं डबल स्टार नाम देता हूं। मतलब इसका जो टोटल रैंक था, मतलब उसका जो टोटल वेरिएबल था, इसमें कितना वेरिएबल था हमारे पास? 8 वेरिएबल था, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। सो टोटल वेरिएबल से मैं रेस्ट्रिक्शन को माइनस कर दूंगा, 8 माइनस 3। सो डायमेंशन ऑफ भी आ जाएगा 8 माइनस 3 जो कि 5 है। सो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 5 इज द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब 3 मिनट्स लो। ओके, सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन में दे के रखा है, लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स ओवर सी such that rank of A equal to 2 and AQ equal to A square not equal to 0. Suppose that A is not diagonalizable. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि A is not diagonalizable. Then ऑप्शन में है one of the Jordan blocks of the Jordan canonical form of A is this. मतलब A का जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा उसमें ये एक ब्लॉक होगा। ऑप्शन बी में है ए स्क्वायर इक्वल टू ए बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में है देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर बी सच दैट ए भी नॉन जीरो बट ए स्क्वायर भी इक्वल टू 0। द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। सो सॉल्यूशन, सो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो एनिलिटिंग पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा, सो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल वो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, सो इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 ये आ गया। सो यहाँ पे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या हो सकता है। मे बी पॉसिबल हो कि एक्स स्क्वायर ये एक मिनिमल पॉलिनोमियल हो सकता है कि एक्स माइनस 1 हो सकता है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो, या हो सकता है कि सिंपल एक्स हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, या एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हो। तो ये सारे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन में एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो है ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। अगर मैं मिनिमल पॉलिनोमियल अगर x माइनस 1 होता तो लीनियर होता, और हमें पता है कि लीनियर फैक्टर अगर हो मिनिमल पॉलिनोमियल में, अगर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हो तो डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर है मतलब डायगोनलाइजेबल, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर हो सकता है कि एक्स स्क्वायर हो या हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 हो। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को लेता हूं पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल, देन उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स टू द पावर 4। सो आप लोग इजीली उसका जो जॉर्डन फॉर्म है उसको निकाल सकते हो। तो जॉर्डन फॉर्म क्या बनेगा, इसका जॉर्डन फॉर्म वो क्या होगा। अब यहाँ पे जो लैम्डा इक्वल टू 0 होगा इज द ओनली आइगन वैल्यू। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक है उसका साइज जो है, एक तो 2 साइज का ब्लॉक तो होगा ही, उसके साथ 1 + 1 साइज का ब्लॉक हो सकता है, और 2 के साथ दूसरा जो ब्लॉक है वो भी 2 साइज का ब्लॉक हो सकता है। तो हमारे पास दो पॉसिबल जॉर्डन ब्लॉक आएगा। एक J1 नाम देता हूँ, इसको मैं J2 नाम देता हूँ। सो यहाँ पे J1 ये अगर फर्स्ट वन को मैं कंसीडर करता हूँ तो एक 2 साइज का ब्लॉक और 2 1 साइज का ब्लॉक, तो ये आएगा। बट यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको चूज कर लेता हूँ ना, अगर ये होता तो इसका जो रैंक है वो कितना है, रैंक कितना है, इसका रैंक 1 है। बट हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है उसका रैंक 2 दिया है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिंस ए एंड इसका जॉर्डन ब्लॉक जो होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ये सिमिलर है, तो इसका सारे प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे रैंक ऑफ ए 2 दिया है, बट रैंक ऑफ इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का रैंक 1 कैसे हो सकता है, तो ये गलत है, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखता हूँ ये J2 पॉसिबल है कि नहीं, राइट। सो हमारे पास जो J2A आएगा वो दोनों ही क्या है, 0 1 0 0, एक ब्लॉक होगा और 0 1 0 0।
एक ब्लॉक होगा, और इसका रैंक कितना है 2 है, तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए का रैंक भी 2 था, तो रैंक से तो ये डिस्कस नहीं हो रहा है, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर यहाँ पे दिया है कि ए स्क्वायर जो होगा वो नॉन जीरो होगा, बट अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो हमारे पास आएगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, आप लोगों को पता है कि ये 0 0 हो जाता है, ठीक, ये भी 0 0 होगा। सो यहाँ से ये जो इसका स्क्वायर जो होगा वो 0 आ जाएगा, सो जो कि गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए था, राइट। सो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है ये तो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, ये जो है ये एक पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल, पॉसिबल क्या, यही मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। सो हमारे पास जो ए में एक्स है वो है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। सो द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, उसका स्क्वायर, क्योंकि 4 डिग्री का है, 4x4 मैट्रिक्स है, तो ये हो सकता है एक पॉसिबल, और एक हो सकता है कि एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस वन, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर मैं ये लेता हूं ना, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, तो इसका जो रैंक आएगा आप चेक करके देखना, उसका जॉर्डन ब्लॉक बना के इसका रैंक जो होगा, ठीक है, इसका रैंक जो होगा वो 3 आ जाएगा, जो कि गलत है। हमारे पास रैंक कितना था, ए का 2 था, सो ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो ये आएगा, ठीक। सो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है, इसका मतलब है बेसिकली एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू, ओके। सो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, सो यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे जॉर्डन ब्लॉक, इसका जॉर्डन ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा, और इसको भी नहीं कर सकते, ये देखेंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यू, ये ऑप्शन करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम जॉर्डन ब्लॉक जो है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, लाइफ में भी कुछ गलत चीज को इरेज करना जरूरी है, तो इसको भी इरेज कर देते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ गया एक्स क्यू इंटू एक्स माइनस वन, और मिनिमल पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब यहां से आप इजीली इसका जॉर्डन ब्लॉक बना सकते हो, राइट। सो जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनेगा, पहले तो जो लैम्डा इक्वल टू 0 है उसके करस्पॉन्डिंग जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा हमारा, वो बनेगा, एक तो ये 2 साइज का है, मतलब J2 होगा एक, और 2 साइज का और नहीं होगा यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे 3 है, इसका डिग्री जो है 3 है, मतलब एक और बनेगा जो कि डेफिनेटली 1 साइज का जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, और लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास जो जॉर्डन ब्लॉक बनेगा उसका साइज कितना होगा, 1 साइज का ही होगा। सो यहाँ पे हमारे पास जो जॉर्डन मैट्रिक्स होगा, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, सो 0 के लिए 0 1 0 0 और एक 0 और ये 1, ओके। सो ये हमारे पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आ गया ए मैट्रिक्स का। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वन ऑफ द जॉर्डन ब्लॉक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज दिस, सो दिस इज करेक्ट, ये हमारे पास है, राइट। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो पहले करेक्ट था। यहाँ पे इसमें अगर आते हैं ना ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी को देखने से पहले हम ऑप्शन बी में आते हैं। सो ऑप्शन बी में अगर मैं जे ए का, जे ए जो है उसका स्क्वायर कर देता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो होगा ये 0 आ जाएगा, और ये तो ऑलरेडी 0 है, मतलब बेसिकली ये तो 0 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ही, और ये 1 तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए है वो नॉन जीरो है, और ए स्क्वायर जो है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है, बट जो ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू ये होगा, जो कि गलत है, सो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे आते हैं ऑप्शन सी में, यहाँ पे आप देख रहे हो कि
इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन जो है कहना क्या चाहते हैं, बोल रहे देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर भी सच दैट ए भी इज नॉन जीरो बट ए स्क्वायर भी इक्वल टू जीरो। मतलब ए का नल स्पेस में कुछ ऐसा वेक्टर आएगा, ए का सॉरी ए स्क्वायर का, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर ऑफ भी इक्वल टू जीरो, सो ए स्क्वायर का नल स्पेस में कुछ ऐसा वेक्टर आएगा जो ए का जो नल स्पेस है वहां पे नहीं आएगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे इसका जो नल स्पेस का डायमेंशन है वो कुछ ज्यादा होगा, इसलिए तो ऐसा हो रहा है ना, कुछ ना एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जिसमें ए स्क्वायर का नल स्पेस का डायमेंशन ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे अगर जे ए का डायमेंशन हम चेक करें नल स्पेस का, जो कि हमारे पास आएगा, जो नल स्पेस का डायमेंशन होगा, मतलब नलिटी ऑफ ये जो है, इसको मैं ए ही बोलता हूँ, ठीक है, जे ए ना बोल के ए बोलता हूँ, दोनों सिमिलर है। सो इसका जो नलिटी होगा ए का वो होगा 2, और नलिटी ऑफ ए स्क्वायर मेरे पास आएगा 3। मतलब ए स्क्वायर का नल स्पेस का डायमेंशन ज्यादा है, मतलब कुछ तो एलिमेंट ऐसा आएगा वेक्टर जो कि ए स्क्वायर में होगा बट ए में नहीं होगा। तो यही तो बोल रहे हैं ना ऑप्शन सी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। So this is our next problem. So this problem is also good. So इस प्रॉब्लम को करने के लिए आप लोग 3 मिनट ले लो। Hope you try this problem. Now let's see the solution. So question में है let A be an n cross n matrix. We say that A is diagonalizable if there exists a non-singular matrix P such that P A P inverse is diagonal matrix. Then which of the following condition imply that A is diagonalizable? So यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन दे दिया है डायगोनलाइजेबिलिटी का, और यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, कौन सा ऑप्शन इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो डायगोनलाइजेबल है। सो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है ना, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इक्वल टू आई। देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इक्वल टू आई। अगर ऐसा हो, इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर के इक्वल टू 1 आई, सो इसका एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, x के इक्वल टू 1। ये हमारे पास एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है। सो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, तो यहाँ पे ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, मतलब ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता ही है CSR नेट में। ओके, सो ये एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा वो किस टाइप से देखेगा। तो पहले तो इसको थोड़ा सा अगर मैं फैक्टराइज कर देता हूँ इसको, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज कर देता हूँ तो क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे जो भी होगा ना, यहाँ पे एक्चुअली x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 ऐसे करके x माइनस अल्फा के माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे बनेगा, क्योंकि ये जो है वो केथ रूट्स ऑफ यूनिटी है, और हमें पता है कि केथ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो डिस्टिंक्ट रूट होता है। तो यहाँ पे जो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के माइनस 1, ये सारे डिस्टिंक्ट रूट्स है। ओके, सो यहाँ पे जो पॉसिबल मिनिमल पॉलिनोमियल जो भी आएगा वो बेसिकली लीनियर फैक्टर में आएगा, और वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में आएगा। ओके, सो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ऑफ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, और हमें पता है कि डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर में अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनलाइजेबल होता है, मतलब ए मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा। ओके, सो
ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नाउ ऑप्शन बी में आते हैं। ऑप्शन बी में है देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इज नील पॉटेंट। सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए टू द पावर के इज नील पॉटेंट। सो अगर मैं ऐसा लेता हूं ऑप्शन बी के लिए, सपोज आप मान लो कि ए मैट्रिक्स मेरा ऐसा है कि 0 1 0 0। सो ए स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे 0 0 0 0। तो ये जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है कि नहीं, क्योंकि ये 0 0 मैट्रिक्स क्या होता है, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होता है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बोल रहे हैं कि ए टू द पावर के इज नील पॉटेंट, डज इट इंप्लाई दैट ए डायगोनलाइजेबल, राइट, ऐसा बोल रहे हैं। सो यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं लेता हूँ। सो यहाँ पे देख रहे हो आप कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 0 0 0 0 मैट्रिक्स है जो कि नील पॉटेंट है। यस और नो, यस और नो। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो नील पॉटेंट मैट्रिक्स है। यहाँ पे के कितना है, 2 है। बट ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो नॉन जीरो नील पॉटेंट मैट्रिक्स होता है वो नॉट डायगोनलाइजेबल होता है। ओके, सो यहाँ पे ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल, ए स्क्वायर एक नील पॉटेंट मैट्रिक्स है, बट ये जो है ए मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी में है ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, डज इट इंप्लाई दैट ए डायगोनलाइजेबल। तो ये सेम ऑप्शन जो सेम काउंटर एग्जांपल लिया हमने ऑप्शन बी के लिए, वही तो यहाँ पे लग जाएगा ना। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो एक जीरो नील पॉटेंट मैट्रिक्स है, और जीरो नील पॉटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। तो ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल यहाँ पे, बट ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ओके, सो ये भी गलत हो गया। अब बोल रहे हैं ऑप्शन डी में ए हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, और आप सब लोगों को पता है कि अगर ए के पास अगर एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है तो ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। तो ये इंप्लाई करता है कि ये डायगोनलाइजेबल। सो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए और डी। नाउ मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग 3.5 मिनट ले लो। सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि P be a 3x3 matrix having the eigenvalues 1 1 and 2, and let 1 minus 1 2 transpose be the only linearly independent eigenvector corresponding to the eigenvalue 1. If the adjoint of the matrix 2p is denoted by q, then which of the following statement is or true? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। सो यहाँ पे गिवन क्या है इसको एक बार लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, P जो है इसका आइगन वैल्यू हमारे पास है 1 1 एंड 2, और एक वेक्टर दे दिया है जो कि 1 -1 2 ट्रांसपोज एक वेक्टर है जिसका आइगन वैल्यू 1 है, मतलब P ऑफ V जो होगा 1 इंटू V है, और Q को एडजॉइंट ऑफ 2P से डिनोट किया जा रहा है। सो ये हमारे पास है। तो देखो अब यहाँ पे अगर P मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 1 2 है तो आपको पता है कि 2P मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 2 2 4। और यहाँ पे ना हम कुछ रिजल्ट को यूज करेंगे, उसको एक बार लिख लेते हैं रिजल्ट। सो रिजल्ट को थोड़ा सा रंगीन कर लेते हैं, ठीक है। उसको रिजल्ट को इससे लिखते हैं।
सो रिजल्ट नंबर 1 कि अगर ए मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू लैम्डा आई है देन एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं इसका म्यू आई से डिनोट करूँ तो म्यू आई हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय लैम्डा आई। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट। द सेकेंड रिजल्ट है कि एडजॉइंट, हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है वो कैसे निकलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बाय सॉरी ए इनवर्स ना। सो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। थर्ड वन इज एडजॉइंट ऑफ के ए, इसका जो एडजॉइंट होता है वो होता है के टू द पावर n माइनस 1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ है कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रेस है हाफ ट्रेस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है बट ये जो 4 रिजल्ट है इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे पी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू अगर 1 1 2 है तो हमारे पास 2p मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा 2 2 4। सो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2p इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे बस डिटर्मिनेंट बाय क्या होगा लैम्डा आई, मतलब डिटर्मिनेंट इसका कितना है 2p का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे 2p का निकल रहा है तो 2p का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2p आ जाएगा मेरे पास 16। सो इसका जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा 16/2 16/2 एंड 16/4, इसका मतलब है 8 8 4। सो ये तो आइगन वैल्यू, ठीक है, ये सारे क्या है आइगन वैल्यू आ रहा है। सो एडजॉइंट ऑफ ए का आइगन वैल्यू हमारे पास कितना आया 8 8 4। तो यहाँ से एडजॉइंट और यही बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट किया है ना, सो यही बेसिकली क्यू का आइगन वैल्यू है। तो क्यू का आइगन वैल्यू अगर हमारे पास है तो उसका डिटर्मिनेंट और उसका ट्रेस निकल जा सकता है, तो इसका जो ट्रेस होगा, सो ट्रेस ऑफ क्यू is what 8 plus 8 plus 4 that is 20 and determinant of q if we multiply this, okay, so if we multiply this that then we get 256। okay, so इसका जो ट्रेस है ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में बोल रहा है ट्रेस ऑफ q जो है वो 20 है which is correct, determinant of q 64, this is wrong। now move forward to the you can ये ऑप्शन डी जो है ना, ऑप्शन डी को आप कर सकते हैं अभी, ऑप्शन डी में इसमें ठीक है इसको कर लेते हैं, ऑप्शन डी को कर सकते हैं हम। ऑप्शन डी में बोला है कि क्यू, इसको अगर मैं सारे को अगर इस साइड ले आऊं तो मेरे पास आएगा क्यू माइनस 20 क्यू स्क्वायर प्लस 124 क्यू माइनस 256 आई इक्वल टू 0। सो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये है डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू जो कि सही है 256 आएगा, और ये ट्रेस होता है मतलब प्लस यहाँ पे प्लस माइनस, तो इसका जो ट्रेस है वो 20 है जो कि सही है, तो ये भी सही है। अब ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये जो एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट ऑफ क्यू, इसका ट्रेस, ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू जो कि है μ1, या अगर मैं इसको μ1 μ2 μ3 से डिनोट करूं, मैं इसको μ1 μ2
और ये μ3। ओके, दिस इज माई μ1, दिस इज μ2 एंड दिस इज μ3। सो ये ऐसा होता है कि μ1 μ2 μ2 μ3 एंड क्या आएगा, μ1 μ2 μ2 μ3 एंड μ3 μ1। तो ये ऐसा होता है। बट हमारे पास ये जो रिजल्ट है ना कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका भी एक फॉर्मूला है हमारे पास ये। तो यहाँ से भी आ जाएगा कि इसका ये एक रिजल्ट है, मतलब ये भी एक रिजल्ट है बेसिकली। तो इसका ट्रेस हम इस तरह से निकाल सकते हैं या हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 1/2 ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ इसका स्क्वायर। ओके, सो ये इजी पड़ेगा। सो 1/2, अब ट्रेस ऑफ क्यू कितना है हमारे पास, ट्रेस ऑफ क्यू है 20, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 20 ट्रेस ऑफ क्यू स्क्वायर। अगर क्यू का आइगन वैल्यू 884 है, 884 है, तो क्यू स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, उसके स्क्वायर, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये होगा। सो ये आ रहा है 1/2 और इसका वैल्यू आएगा 256। सो यहाँ से आएगा 128। ओके, बट यहाँ पे 124 दिया है, मतलब ये तो गलत है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये भी गलत है। अब ऑप्शन सी में आता है। ऑप्शन सी जो है ना, ये वो इंटरेस्टिंग, ये एक्चुअली अच्छा है। सो ऑप्शन सी को कैसे प्रूव करेंगे। सो ऑप्शन सी के लिए हमारे पास जो वेक्टर यहाँ पे है, हमारे पास भी वेक्टर यहाँ पे गिवन था, भी वेक्टर था 1 -1 2, 1 -1 2, और यहाँ पे ये जो 2 - 2 4 ट्रांसपोज, ये बेसिकली 2v है, राइट। अब हमें पता है जो q है वो है एडजॉइंट ऑफ 2p, और एडजॉइंट ऑफ 2p को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने एक रिजल्ट देखा था, एडजॉइंट ऑफ ka, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू होता है इसके साथ इक्वल, मतलब 2 to the power n - 1। n क्या है, n हमारे पास है 3। सो यहाँ पे 2 to the power स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ p, सो यहाँ पे 4 एडजॉइंट ऑफ p आएगा। और एडजॉइंट ऑफ p को अगर मैं उसका जो इन्वर्स का फॉर्मूला है, मतलब ये वाला फॉर्मूला, सो इस फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ p जो कि 2 और p इनवर्स, मतलब बेसिकली मेरे पास q आ जाएगा 8p इनवर्स। अब सो यहाँ से हमारे पास आ गया q इक्वल टू 8p इनवर्स, राइट। सो अब देखो, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे p भी जो था 1 × v था, क्योंकि 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भी जो था वो आइगन वेक्टर था। सो अब यहाँ पे अगर हम p इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे, जो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो ये आ जाएगा v इक्वल टू p इनवर्स v। सो नाउ q ऑफ 2v, इसको मैं दिखाऊंगा कि ये है सम लैम्डा टाइम 2v, इसको दिखाना है, ठीक है। सो q ऑफ v1, जो v1 है वो 2v है, सो q ऑफ 2v। अब q हमारे पास कितना है, 8p इनवर्स 2v, और 8p इनवर्स ऑफ 2v, राइट। सो 8p इनवर्स ऑफ 2v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू p इनवर्स ऑफ v। सो यहाँ से आएगा 16 p इनवर्स ऑफ v, इसका वैल्यू है v। सो यहाँ पे 2v को अगर अलग कर दो तो 8 इंटू 2v ऐसे आएगा। सो बेसिकली 8v1। सो यहाँ पे मैं
ऐसे लिख पा रहा हूँ कि ये इक्वल टू है 8v1। इसका मतलब है कि जो v1 है इज एन आइगन वेक्टर ऑफ q, राइट। और v1 क्या था, वो 2v था, जो कि हमारा ये है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो इसका जो आंसर है वो आएगा ए सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको 2 मिनट, ओके, 2 मिनट में आप लोग इसको ट्राई करना। सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n is greater than or equal to 2 with trace is equal to 0 where a star denote the conjugate transpose of a, then यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे आपको पता होगा कि रिजल्ट है कि अगर ट्रेस ऑफ ए स्टार ये अगर 0 है, इसका मतलब है कि ये बेसिकली क्या होता है, इसका ट्रेस बेसिकली होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस और स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। सो यहां पे अगर मैं ए मैट्रिक्स को अगर कुछ इस टाइप से लेता हूं, फॉर एग्जांपल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ट्रेस ऑफ ये जो होगा ये बेसिकली ऐसे होगा A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, ठीक है, सारे एलिमेंट का बेसिकली सारे एलिमेंट का मॉड्यूलस ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ये अगर 0 है, क्वेश्चन में यही गिवन है ना कि जो ट्रेस ऑफ दिस इज 0, इसका मतलब है कि ये 0 होगा। मैं 3/3 का एग्जांपल लेकर बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि सारे जो A1 में Aij नाम देता हूं, Aij, ये सारे Aij क्या होगा, 0 हो जाएगा बेसिकली। मतलब ये मैट्रिक्स बेसिकली एक 0 मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है, यही है इसमें। अब ए मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स है तो आप लोग इजीली इसका रैंक नालिटी कुछ भी पूछ ले, हो जाएगा इजीली। सो देख लेते हैं ऑप्शन में, रैंक ऑफ ए इज n स्क्वायर माइनस n। सो ए मैट्रिक्स क्या था, n बाई n का मैट्रिक्स है और इसका रैंक कितना होगा, 0 रैंक है, ठीक है, तो ये तो गलत है। नालिटी ऑफ दिस इज n। सो ए मैट्रिक्स अगर 0 मैट्रिक्स है तो a टू द पावर 2023 क्या होगा, वो भी तो एक 0 मैट्रिक्स होगा, तो उसका नालिटी कितना होगा, n ही होगा। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नालिटी ऑफ दिस इज n+1। अब a टू द पावर 2023 इसके साथ मैं अगर i को ऐड करता हूं तो ऑप्शन सी में a टू द पावर 2023 इसमें अगर मैं i को ऐड कर देता हूं तो बेसिकली क्या आएगा, i तो आएगा, ये तो 0 मैट्रिक्स है तो i आएगा। अब इसका नालिटी कितना है, इसका नालिटी 0 है, तो ये गलत है। अब इसमें आते हैं, इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक कितना है, n है, ये सो नो। सो इसका रैंक n है बट यहाँ पे क्या दिया है, ये गलत है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट ले लो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली n+n का n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे क्या है कि एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और जो कि एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है, राइट। देन द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a टू द पावर 2023 क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
सो पहली बात तो ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स को मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूं। ए मैट्रिक्स को मैं 2023 आई प्लस 2023 इंटू इस टाइप के मैट्रिक्स में मैं लिखना चाहता हूँ 1 1 1। ठीक है, वो सारे जो ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, वो सारे क्या है 1 1 1 है। सो ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो होगा, ये मैट्रिक्स, इसको अगर मैं एम नाम देता हूँ, सो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा 2023 आई प्लस 2023 एम। और आपको पता है ये जो ए मैट्रिक्स है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मीन्स अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो मुझे आई मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें ना एक रिजल्ट है, इसमें भी एक रिजल्ट है, मतलब आज ज़्यादातर क्वेश्चन जो है रिजल्ट से ही हुआ है और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा था। सो इसमें रिजल्ट ये है, रिजल्ट को थोड़ा सा कलर से लिखता हूँ। रिजल्ट है कि इफ ए इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम बी एनी मैट्रिक्स where m is involuntary, then a to the power n means alpha I, इसको इधर लिखता हूँ, then a to the power n which is alpha I plus beta m to the power n, this is equal to alpha plus beta to the power n plus alpha minus beta to the power n by 2 into identity plus alpha plus beta to the power n minus alpha minus beta to the power n by 2 into m, ये होता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर 2023 है, ठीक, तो इसका सम निकलना है। ठीक है, सो यहां से ये रिजल्ट 1 है और रिजल्ट 2 बेसिकली क्या है, इसका एक कॉरोलरी है। ये जो रिजल्ट 1 है इसका एक कॉरोलरी है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a to the power n is equal to n into alpha plus beta to the power n। अब ये जो रिजल्ट है ना, अब देखना यहाँ पे आई जो मैट्रिक्स हमारे पास है, तो आई मैट्रिक्स कैसे होगा, ये होगा। अगर मैं 2x2 का एक एग्जांपल लेता हूँ तो ये होगा, यहाँ पे कुछ अल्फा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे मान लो कि एक सी एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे आप मान लो कि एक डी कांस्टेंट टर्म है, जहाँ पे ए मैट्रिक्स जो कि एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, मतलब 0 1 1 0 इस टाइप के फॉर्म में, और हमें पूछ रहा है कि सम निकालना, राइट। तो इसका सम नहीं निकाल सकते मैं, इसका सम क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली ये दो मैट्रिक्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे सी होगा, तो इसका सम बेसिकली सी प्लस सी, और इसका सम वो भी क्या होगा डी प्लस डी, तो दोनों का सम बेसिकली 2 इंटू सी प्लस डी। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट,
ये दोनों को ऐड कर देना बस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, ऑर्डर के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो इसको ऐड करके आप देखना, तो इसका जो सम आएगा एलिमेंट का वो a आएगा, ये फॉर्मूला आएगा। अब इस रिजल्ट को, लास्ट वाला रिजल्ट जो है उसको यूज कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, n इंटू अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n। सो यहाँ पे हमारे पास अल्फा है 2023 और बीटा जो है वो भी 2023, राइट। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा ये मैट्रिक्स, मैंने तो इसको इस तरह से लिखा, एक्चुअली ए का जनरल फॉर्म मैंने नहीं लिखा ना। हाँ, सो ए का ए मैट्रिक्स जो है वो इस टाइप से है, मतलब ए का जनरल फॉर्म किस टाइप से होगा, ऐसे आएगा, अल्फा 0 डॉट करके 0, बीटा इसी तरह से यहाँ पे 0 डॉट डॉट करके अल्फा 0, ठीक है, और अल्फा करके यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे बीटा करके डॉट डॉट आएगा, और यहाँ पे अल्फा, और सो यहाँ पे इसका ए मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म है वो ऐसा आएगा। सो हमारे पास अब जो क्वेश्चन है इसमें इसका जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला में क्या है, इसका जो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टू द पावर 2023 होगा वो होगा n इंटू अल्फा प्लस बीटा टू द पावर n, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n जो है वो 2023 है, ओके, यहाँ पे एक्चुअली 2023 होगा n, और अल्फा हमारे पास कितना है, तो वो भी 2023, और बीटा कितना है, ये हमारे पास बीटा, ये हमारे पास अल्फा, सो ये बीटा जो है वो भी 2023 है। अब इसमें जब हम पुट करेंगे 2023 और अल्फा बीटा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा 46 टू द पावर 2023, ओके। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 2 टू द पावर 23 इंटू 2023 टू द पावर 2024। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन बी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप 4 मिनट्स लो, ठीक है। सो होप यू ट्राई दिस प्रॉब्लम, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सो यहाँ पे बोल रहा है कि लेट v बी द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1, डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, इस तरह से डिफाइन किया गया है। देन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ t इज 0, if lambda 1 is an eigenvalue of t then there must exist an eigenvalue lambda such that lambda 1 into lambda क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन सी में है द सेट ऑफ ऑल eigenvalues of t is similar to n, और ऑप्शन डी में है नॉन। सो सॉल्यूशन, पहले तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है इसको देखते ही मतलब कैसा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसको समझना जरूरी है, राइट। सो इसको, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हम इसको इस तरह से लिख नहीं सकते क्या, 0 to x, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 0 to x मिनिमम ऑफ x डी एफ टी डी टी प्लस x to 1 मिनिमम ऑफ एक्स टी एफ टी डी टी। अब इसको देखते आप लोगों को मतलब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मिनिमम ऑफ एक्स का टी, तो यहाँ पे टी का लिमिट क्या है, ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है यहाँ पे 0 से लेकर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ पे मिनिमम कौन सा होगा, टी होगा, तो मैं 0 to x यहाँ पे मिनिमम जो है वो टी है, एफ टी 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 प्लस एक्स टू 1, यहाँ पे लिमिट क्या है, टी जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू एक्स होगा, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, एक्स है, एफ टी डी टी। अब इसको मैं 1 नाम देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें बेसिकली आइगन वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो मैं अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है टी का,
there exists some non-zero function such that tfx इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं लैम्डा एफ एक्स, राइट। अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। सो मेरे पास आएगा फ्रॉम 1, मेरे पास आएगा लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी प्लस x टू 1 एक्स एफ टी डी टी, ये है 2। अब 2 को देखते ही ना, अब मतलब 2 को देखते ही आप क्या करोगे, लिबनिज रूल लगाओगे, है कि नहीं। तो हम इसको लिबनिज रूल से डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, बाई, सो बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहां पे दोनों साइड में, बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 2। सो हमारे पास मिलेगा लैम्डा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा एक्स एफ एक्स प्लस सेकेंड वाला में अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव बेसिकली यहाँ पे दोनों एक्स और टी का फंक्शन है, तो बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो ये आप लोगों को पता है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये आएगा एक्स टू 1 और डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो आएगा 1, सो एफ टी डी टी, और माइनस में क्या आएगा, एक्स एफ एक्स, ओके, ये आएगा। सो इसको आप काट कर दो दोनों को, सो ये आएगा एक्स टू 1 एफ टी डी टी लैम्डा एफ डैश एक्स, इसको मैं 3 नाम देता हूँ, ठीक। अब इसको भी मैं फिर से डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ओके, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा लैम्डा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डैश एक्स प्लस 1 बाई लैम्डा एफ एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना लैम्डा जो है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब बोलोगे क्यों, लैम्डा तो 0 भी हो सकता है, बट लैम्डा अगर 0 होता ना, अगर लैम्डा मैं 0 चूज कर लेता, तो आप देखो लैम्डा अगर मैं 0 ले लेता हूं तो यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा को 0 पुट कर दो, तो मेरे पास आएगा एफ एक्स को 0 हो जाएगा यहां से। इसका मतलब क्या कि एफ एक्स को 0 हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था आइगन फंक्शन तो नॉन 0 होता है, हाँ। सो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अब ये बेसिकली ये है। अब एक चीज और, अब ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास जो एफ एक्स था ये है, यहां पे अगर मैं x इक्वल टू 0 रख देता, x इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या आ जाता कि जो टी एफ एक्स यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू 0 रख देता, तो यहाँ पे मेरे पास ये 0 बाई ये 0 0 हो जाता लिमिट, तो ये 0 देता, ये भी 0, मतलब मेरे पास टी एफ ऑफ 0 जो है वो 0 होता, ठीक। इसको पहले देखते हैं। सो एक कंडीशन हमारे पास आ गया कि अगर मैं टी ऑफ एफ ऑफ 0 कर देता, जो कि बेसिकली कितना है, लैम्डा एफ ऑफ 0, राइट, लैम्डा एफ ऑफ 0। सो बेसिकली ये 0 है, सो यहाँ पे लैम्डा नॉन 0 है, मतलब एफ ऑफ 0 जो है वो 0 है। तो ये जो ओडी है, इसके साथ एक कंडीशन, इनिशियल कंडीशन हमारे पास मिल गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब आप लोगों को पता है कि ये बेसिकली एक स्टॉर्म लिवली प्रॉब्लम है, और स्टॉर्म लिवली प्रॉब्लम में जो सॉल्यूशन आता है वो लैम्डा पॉजिटिव के लिए आता है, ये आप लोगों को पता होगा।
और लैम्डा जब लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो ले लेते हैं ना, इक्वल टू जीरो तो केस ही नहीं है यहाँ पे, लैम्डा जब लेस देन जीरो ले लेते हैं तो यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है। तो यहाँ पे आप चेक करके देखना, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन वगैरह कुछ आएगा, बट इसका जो सॉल्यूशन आता है वो लैम्डा पॉजिटिव के लिए आता है। सो हमारे पास जो केस आएगा वो लैम्डा पॉजिटिव के लिए आएगा। सो लैम्डा पॉजिटिव, सो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय लैम्डा, इसको मैं अल्फा नाम देता हूँ, अल्फा स्क्वायर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें पुट कर देता हूँ तो एफ डबल डैश एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब है कि जो एफ एक्स है मेरा वो ऐसे आएगा, ए कॉस अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स, जहां पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ 0 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से आएगा ए इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास एफ एक्स जो है बेसिकली बी साइन अल्फा एक्स है। अब और एक चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1 लिख देता हूँ इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो ये तो 0 आएगा इसका वैल्यू, ठीक। और इसका वैल्यू आएगा 0 to 1 टी एफ ऑफ 1, मतलब 0 to 1 टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट, यहां से आएगा। सो जो 2 है यहां से हमें मिलेगा कि लैम्डा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 to 1 टी एफ टी डी टी, यही है ना, हाँ ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया, जस्ट x इक्वल टू 1 पुट किया, फ्रॉम 2 से हमने x इक्वल टू 1 पुट करके यहां से ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व करो, 0 to 1 टी एफ टी कितना है हमारे पास, ये है, सो बी साइन अल्फा टी टी टी, ओके। और ये आएगा लैम्डा बी साइन 1, साइन एक्स आएगा, सॉरी साइन आएगा साइन अल्फा, सो बी भी कैंसिल कर दो, सो यह आएगा लैम्डा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1 टी साइन अल्फा टी डी टी। अब इसको आप सॉल्व करो बैठ के, ठीक है। तो ये आएगा टी और साइन टी का आएगा माइनस कॉस अल्फा टी बाई अल्फा 0 to 1 माइनस आएगा डेरिवेटिव करके 1 और ये माइनस, सो बेसिकली माइनस माइनस प्लस, ओके। सो प्लस और ये आएगा कॉस अल्फा टी का, कॉस अल्फा टी जो है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ओके। सो ये आएगा साइन अल्फा टी बाय अल्फा स्क्वायर 0 to 1। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं इसमें, सो जब मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस कॉस अल्फा टी बाय अल्फा, जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा, प्लस यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे 1 बाय अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे साइन अल्फा टी, मतलब यहाँ पे साइन अल्फा और 0 पे तो 0 होगा, मतलब ये आएगा, ठीक। और हमारे पास लैम्डा का वैल्यू कितना था, 1 बाय अल्फा, हमने पहले चूज कर लिया था ना कि लैम्डा, सॉरी जो 1 बाय लैम्डा है वो कितना है, अल्फा स्क्वायर, हमने पहले चूज कर लिया था। सो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा। सो ये अच्छी बात है, ये कैंसिल आउट हो गया दोनों। सो हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा टी इक्वल टू 0। सो हम इसको लिख सकते हैं कॉस व्हाट 2n
प्लस 1 पाई बाई 2, राइट, पाई बाई 2 टी कहाँ से आ गया यार, टी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आएगा। सो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा जो है वो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जहाँ पे n बेसिकली z से आएगा। सो अल्फा अगर ये है तो हमारे पास 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अल्फा स्क्वायर, सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, मतलब लैम्डा बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का स्क्वायर, राइट। जहाँ पे अगर यहाँ पे ना n जो है वो 0, मतलब ये सारे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो बेसिकली n को नेचुरल हम बोल सकते हैं, तो n जो होगा वो नेचुरल से बिलोंग्स करेगा। सो अब देख रहे हो यहाँ पे लैम्डा क्या था, इतने तक हमने एक्चुअली किया क्या, यहाँ पे ये सारे चीज जो बेसिकली किया गया है वो ये सारे चीज में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने एक स्टॉर्मलिवली प्रॉब्लम देखा, स्टॉर्मलिवली प्रॉब्लम बेसिकली एक स्टॉर्मलिवली प्रॉब्लम बनाया, उसको हमने सॉल्व किया। वो केस जो 3 केस बन सकता था, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा लेस देन 0 और लैम्डा ग्रेटर देन 0। लैम्डा इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, लैम्डा लेस देन 0 ये भी पॉसिबल नहीं होगा, और लैम्डा ग्रेटर देन 0 इसमें हमको सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, उसके बाद उसका लैम्डा निकाला, लैम्डा जो है हमारे पास आइगन वैल्यू होता है। सो अब हम ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे बोल रहा है कि द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का स्क्वायर, जहां पे n जो है नेचुरल नंबर है। सो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब बोल रहे इफ लैम्डा 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी देन देयर मस्ट एग्जिस्ट एन आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका सारे आइगन वैल्यू जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये भी गलत है। द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ टी इज सिमिलर टू n, ये करेक्ट है क्योंकि हमारे पास ये जो आइगन वैल्यूज होगा नेचुरल नंबर के साथ वो एक सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर इन द सेंस व्हाट, सिमिलर इन द सेंस उसका जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, ओके। नेक्स्ट इज नॉन, तो ये तो गलत है फिर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। सो इन दिस वीडियो आज हम 10 प्रॉब्लम सॉल्व किया, और अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम का अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, और इफ यू आर फील इट इज हेल्पफुल फॉर यू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।